हाय गाइस, तो आज हम एक हॉरर स्टोरी डिस्कस करने वाले जो नीलम ने हमें शेयर की है। उसने ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर की है, तो अब हम इस स्टोरी को उसी वे में सुनेंगे। 2016 में मैं पलवाल हरियाणा में रहती थी। मेरी बहन हनी और मेरी छोटी बेटी मीनू। मेरी माँ बलाबरगढ़ में एक रेंटेड हाउस में रहती थी। बलाबरगढ़ फरीदाबाद से बस 2 घंटे की दूरी में है। हर एक या दूसरे हफ्ते में मैं उनके पास बस से जाती थी, उनके घर के लिए शॉपिंग करने, उनके साथ शॉपिंग करने, घर की साफ सफाई करने, देखने कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो फिजिकली थोड़ी सी डिसेबल्ड थी। मेरी माँ मेरी जान थी और मेरी बहन मुझे बचपन से संभालती थी, तो उनको भी चाहिए होता था कि मैं उनके लिए हमेशा से हाजिर रहूं। उस रात हम लिविंग रूम में बैठे थे और टीवी देख रहे थे। लाइट्स ऑन थी और मेरी माँ लिफ्ट रिक्लाइनर चेयर पे बैठी थी। स्टेयर्स के सामने राइट साइड पे मीनू अपने कमरे में बैठी थी। हम सब टीवी पे कुछ मजेदार देख के हंस रहे थे जब मैंने देखा कि कुछ चीज स्टेयर से बहुत तेजी से नीचे आ रही है और मुझे देख के रेलिंग के पीछे छुप गई। उसके तुरंत बाद एक ठंडा सा झोंका आया और लिविंग रूम में घुस गया। एक स्वेटर पहन लिया। पहले तो मुझे लगा कि मीनू मजाक कर रही थी, पर फिर जब वो उठी नहीं या कुछ बोली नहीं तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने बोला, माँ आपने कुछ देखा? क्योंकि स्टेयर्स उनके सामने था तो मुझे लगा उन्होंने कुछ देखा होगा। उन्होंने कहा, नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं देखा, पर मुझे लगा कि वहाँ कुछ तो था। एक इंट्यूशन आया और उसी समय मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ था। मैंने पहचान लिया उस चीज को और मुझे पता चल गया वो क्या था और कहाँ से आया है। मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऊपर भागी और मीनू का दरवाजा जोर से तोड़ के खोला। क्या किया तूने? उसने आंखों में मेरी तरफ डर से देखा। उसे पता था कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रही हूँ और तुरंत रोते रोते मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने कहा, बता क्या किया है तूने? बता मुझे अभी के अभी, ये जो चीज है ये घर में कैसे आई? तब उसने बताया कि उसके जो 2 दोस्त रुकने आई थी उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि चलो आत्मा को बुलाते हैं, बहुत मजेदार होगा। और उन्होंने ट्राई किया कि एक लड़की के पापा से कांटेक्ट करने को जो 2 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन उसके बजाय कुछ ऐसा आ गया इतना डरावना कि सबकी बोलती बंद हो गई और उसके फ्रेंड्स बिना कुछ कही भाग गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम लोग इन चीजों के बारे में ऐसे मजाक कैसे कर सकते हो जब तुम्हें इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं? मैंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड की मदद करनी है, पर तुम्हें इन चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकती। मैं हर वक्त चिंता में सोचती थी कि अभी मुझे माँ और हनी की तबीयत की चिंता होती है और अब ये नई परेशानी मैं इसे हैंडल करूँ तो करूँ कैसे? फिर मैंने एक और बार पूछा, कम से कम तुमने वो दरवाज़ा बंद तो किया था ना? और उसने मुझे एक खाली नज़र से देखा, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और उसने उस दरवाजे को बंद नहीं किया था। उसने बताया कि उसने जो ouija बोर्ड है वो पेपर से बनाया था, सारी लाइंस ड्रॉ करके। पर फिर जैसे ये चीज़ें होने लगी उसने घाई गड़बड़ी में ouija बोर्ड को फाड़ दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, और वो दरवाजे को भी बंद नहीं किया। फिर जो डस्टबिन है उस डस्टबिन में से पेपर्स को कलेक्ट किए और उसको चिपकाए एग्जैक्ट वे में जैसे ouija बोर्ड था। फिर हमने उसके 2 दोस्तों को कॉल किया, पर वो दोनों इतनी डरी हुई थी कि वापस आने को ही तैयार नहीं हो रही थी, तो हम दोनों ने मिलकर ही उस गेम को बंद किया। लेकिन मेरे मन के एक कोने में ये आवाज़ अभी भी चल रही थी कि ये चीज़ काम नहीं की और वो जो भी आत्मा है वो अभी भी इस घर में है। उस वक्त जो हालात थे उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि चीज़ें वहाँ से बिगड़ती गई, वैसे कुछ पैरानॉर्मल नहीं हुआ। अब हम चीज़ों को 2016 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली नई दिल्ली में और मैंने अपनी माँ और हनी को बहुत मनाने की कोशिश की कि मेरे साथ वहाँ पे चलो करके, पर मेरी माँ तो चलने को तैयार थी, लेकिन हनी में कोई भी बदलाव नहीं था और मुझे उसको अकेला छोड़ने में भी बहुत डर लग रहा था। और आज मैं सोचती हूँ काश मैं उस दिन ज़्यादा जिद करती। फिर मैं अकेले शिफ्ट हो गई और उन्हें मेरी बेटी और उसके होने वाली पति के साथ छोड़ के चली गई। अगले 2 साल में हनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और एक दिन माँ ने बताया कि उन्हें स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोसिस हुआ है। जैसे मैंने बात सुनी मानो मेरी पूरी दुनिया ही थम गई।
मैं बार बार उनके पास जाने लगी, कभी फ्लाई करके, कभी ड्राइव करके, और जब भी मैं जाती थी मैं एक चीज़ बोलती थी कि अब मेरे साथ चलो, ये देखो मेरे नए फ़ोटोज़, मेरे घर के नए फ़ोटोज़, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से मैं आपका ख्याल रखूँगी। पर हनी हर वक्त कहती थी मुझे डर लग रहा है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फिर 2018 में दोनों चल बसे, मेरी माँ कैंसर से और हनी उनके बीमारी से। मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा, दिल और जान, उनके साथ ही बह गया। उसके बाद मेरी बेटी और उसका पति वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए और वहाँ की एक भी चीज़ को नहीं उठाया। माँ और हनी, उनकी जो यादें हैं, उनका वो सामान सब वहाँ का वहाँ ही पड़ा रह गया। और किसी को तो वो स्टोरेज में डालना था, तो कौन होगा वो? ऑब्वियसली मैं थी। तो मैं अपने 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, 8 साल का अर्नव और 4 साल की पीहू, उनके साथ वहाँ चली गई, क्योंकि उनको अकेले छोड़ना सही नहीं था। उनके माता पिता अभी भी काम में बिजी थे, शिफ्टिंग में बिजी थे। पर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। बर्तनों में गंदगी, सिंक में सड़ा हुआ खाना और फर्श पे बस डस्ट ही डस्ट था। माँ के रूम के सामने कचरे का एक पहाड़ बना हुआ था, एज इफ किसी ने जानबूझ के एक बैरिकेड क्रिएट किया हो। मैंने अर्नव के लिए क्लीन स्पॉट बनाया ताकि वो अपने टैबलेट पे खेल सके। पर फिर पीहू भी कहने लगी, नानी नानी मैं भी हेल्प करूँगी। तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं किचन का सामान पैक कर रही थी, तब मैंने देखा कि पीहू उसी मिरर के सामने खड़ी है। मुझे लगा कि वो खेल रही होगी, पर फिर कुछ समय के बाद जब उसको वापस देखा तो वो हिल ही नहीं रही थी। फिर उसने बिना अपनी आंखें उस मिरर से हटाए हुए बोला, नानी क्या हम इस मिरर को हटा नहीं सकते? मुझे लगा वो बस इस मिरर की जगह को चेंज करना चाहती है, पर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था और इतना जिद करने लगी मानो बिल्कुल इस मिरर को घर से बाहर निकलना चाहिए। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या लग रहा है? तो उसने कहा, मैं जब इस मिरर को देख रही थी तो मुझे इस मिरर में कुछ नहीं दिखा, ना ही ये घर दिखा, ना ही ये फर्नीचर्स दिखे, ना ही आप दिखे, कोई नहीं दिखा। बस मैं और मेरे आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा था, और उस अंधेरे में कुछ तो मेरे ओर आ रहा था। और हाँ, उस मिरर में कुछ ऐसा अंधेरा था मानो रोशनी वहां पे पहुंची ही नहीं। मैंने उसे तुरंत कहा, बस 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 और मत बोलना, मैं सब समझ गई। फिर ना कि मैंने बस उस मिरर को बाहर लेके जाके रख दिया, बल्कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। फिर उस रात हमने डिसाइड किया कि हम लिविंग रूम में सोएंगे, क्योंकि घर को ठीक ठाक करते करते पूरा दिन निकल गया था। पर किसे मालूम था कि ये एक आखिरी रात थी हम तीनों के लिए, मैं, अर्नव और पीहू। पर फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पे नहीं सोएंगे, तो मैंने क्या किया, नीचे के रूम की सारी एरिया को साफ सफाई करके, लाइट्स को बंद करके, दरवाजा को लॉक लगा दिया और फिर हम ऊपर चले गए। बस जमीन में एक मैट्रेस बिछा के लेट ही चुके थे। पर फिर पीहू बोलने लगी, दादी दादी मुझे ना आप स्टोरी सुना दो। तो ठीक है, मैंने क्या किया, एक बुक ली और उसमें से स्टोरी सुनाने लगी। ऑफ कोर्स वो बुक ऑनलाइन थी और पीहू वो स्टोरी सुन सुन के धीरे धीरे सो गई। तब मैंने अर्नव की तरफ देखा तो वो अपने टैबलेट पे कुछ खेल रहा था और फिर मुझे भी नींद आने लगी। और तभी अर्नव ने एक लंबी सी झम्मिया ली करके, और उसकी नज़र ऊपर गई। जैसे उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो दरवाजे की तरफ जोर से दौड़ा और जोर से चिल्लाया, बचाओ, और जोर से दरवाजे को बंद कर दिया। फिर दौड़ के मेरे पास आया और मेरे पीछे छुपने लगा, ऐसे वो किसी से बचना चाहता हो। बहुत डरा डरा सा था और उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसे देखकर मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अब हॉलवे की लाइट अचानक ही चालू हो गई और हॉलवे की जो रोशनी है वो डोर के नीचे वाले एरिया से बाहर आ रही थी। तब मैंने देखा कि हॉलवे की उस रोशनी में कोई तो परछाई आगे पीछे चल रही थी, एज इफ वहाँ पे कोई है। वो रात बहुत लंबी थी और मैं हर वक्त अलर्ट थी, हर आवाज़ पे कान लगा के रेडी थी कि कब क्या हो जाए। पर धीरे धीरे मेरी भी आँख लग गई। लेकिन कुछ देर में मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था, पर मुझे बहुत डर लग रहा था।
मैं सोच रही थी कि चलो अब सुबह तक रुक जाते हैं, पर मुझे अब और रोका नहीं जा रहा था और मैं डरी डरी दरवाजे को धीरे से खोलती हूँ और मेरा दिल थमा हुआ था। डर के मारे मुझे अब हर वक्त यही लग रहा था कि नीचे कोई हो ना। जब मैं वहाँ नीचे गई मुझे दिखा कि वहाँ पे कुछ नहीं था, पर मेरा दिल अंदर से कह रहा था वहाँ पे कुछ तो है, कोई तो है, कोई तो है जो अभी छुप चुका है और मेरे लिए रुका हुआ है। पर फिर अगली सुबह मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा तुम उस घर में इतनी देर तक कैसे रुक गए। मैं हैरान हो गई और मैंने पूछा उससे क्यों, क्या हुआ, बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो दाल में काला है। उसने बताया कि जब वो मेरी बेटी के रूम से फ़ोटो बॉक्स लेने गई थी तो उसे मेरी बेटी के रूम से बहुत भयानक भयानक आवाज़ आ रही थी और एक इविल प्रेजेंस उसको उसी समय महसूस हो रही थी। हवा भी वहाँ की ठंडी हो रही थी और उसने तब भी डिसाइड किया कि बस यहाँ और 1 मिनट नहीं रहना है, यहाँ से भाग जाना है। और वो भाग गई, पर उसने कुछ ऐसा बताया जो मुझे उस वक्त तक पता ही नहीं था। मेरा जो दामाद है वो उसी समय उस घर में रहता था और वो उस घर में ब्लैक मैजिक करता था और उसी कमरे में डार्क एनर्जीज को समन करता था। उस दिन शाम को सारा का सारा सामान पैक हो गया और बच्चे भी नीचे गाड़ी में बैठे हुए थे, पर मैं बस एक बार देखना चाहती थी, बस एक बार मेरी माँ का कमरा जहाँ पे वो सोती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे बचपन की बहुत सारी यादें बिखरी हुई थी। मुझे लगा अगर मैंने अपने मम्मी के बेडरूम में कोने में देखा तो वहाँ पे मुझे मेरी माँ सोती हुई दिखेगी और कहेगी बेटा रोना मत। पर जब मैं गेट पे खड़ी थी तो मेरे गर्दन को एक ठंडी सी हवा छू के गई और मेरे हाथ के सारे बाल खड़े हो गए। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास कोई तो है। फिर किसी ने तो मेरे कान में गर्म हवा की सांस ली और कहा रन। जैसे मैं ये सुना मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा भागी बिना डोर्स को लॉक किए, गाड़ी में बैठी और इंजन को स्टार्ट किया। मैं गाड़ी को आगे लेके जाने वाली कि तभी पीहू मुझे एक सवाल पूछती है, नानी नानी वो ऊपर वाले कमरे में कौन खड़ा है जो हमें नीचे देख रहा है, वो कौन है, क्या आप उसे जानती हो? और जैसे मैंने ऊपर देखा मैंने पाया कि एक साया हमें देख रहा है और फिर मैंने गाड़ी को तुरंत चालू करके तुरंत आगे बढ़ाया और फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर देन बाय।